प्यारे बच्चों, जेई मेंस 2025 चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन की ये सीरीज बहुत आगे तक आ चुकी है। अब इस सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर में उठा रहा हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये दो चैप्टर मिला के जो भी यूनिट है इसके कंप्लीट पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन अब हम यहां से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्यारे बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जरा पढ़ते हैं। तो देखिए, ये आ गया स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड बी है और म्यू परमिलेबिलिटी है फ्री स्पेस की। तो यहां पे डायमेंशन बतानी है बी अपॉन म्यू की। तो प्यारे बच्चों, एक सिंपल सा सोलेनॉइड का फॉर्मूला है, आप उसको स्टैंडर्ड लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जरा देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये आपका फॉर्मूला है सोलेनॉइड के लिए। आप इसको ही मान लीजिए और यहां पे कह दीजिए B इक्वल टू म्यू नॉट, ये तो एन आई के बराबर है। और एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये आई होता है करंट। तो ये तो एक संख्या हो गई, नंबर हो गया, इसकी कोई भी यूनिट डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन होगी तो एल की होगी, तो ऊपर जाएगा तो एल इनवर्स, करंट की डायमेंशन होती है ए। सो ये आ गया ए। सो प्यारे बच्चों, ए एल -1, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, तो यही हो गया हमारा आंसर। ओके, अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो मैं ले लेता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन को फेंक दो यहां पे जरा। ये इलेक्ट्रॉन बना लिया मैंने और इसको इधर वेलोसिटी दे दी, इधर इस तरीके से v वेलोसिटी हमने यहां पे दे दी। अब ये इलेक्ट्रॉन, अगर आप देखेंगे राइट हैंड थंब रूल से, तो आप अपनी राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, फिंगर्स को v की तरफ स्ट्रेच करिए, ये रही फिंगर, और b की तरफ कर्ल कर दीजिए। तो ये जो थंब आएगा ना, इस तरीके से ये जो थंब आएगा, ये कर्ल कर दी बी की तरफ। ओके, स्टार्टिंग में हमने इसको वी की तरफ रखा था, बी की तरफ कर्ल किया, थंब ऊपर जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पे उसके अपोजिट लगता है। तो प्यारे बच्चों, ये इस तरीके से यूं करके घूम जाएगा, ये जो चार्ज है ऐसे करके इलेक्ट्रॉन घूम जाएगा। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, बोहर क्वांटाइजेशन एप्लीकेबल है यहाँ पे। बोहर क्वांटाइजेशन एप्लीकेबल है और तब हमें रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की रेडियस ऑफ ऑर्बिट बतानी है। लेकिन यहाँ पे बोहर्स क्वांटाइजेशन एप्लीकेबल है। बोहर्स क्वांटाइजेशन में मैं आपको बता दूं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, जिसको हम एमवीआर से डिनोट करते हैं, वो इंटीजर मल्टीपल होता है h/2 का, इजंट इट। और वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसकी जो रेडियस का फॉर्मूला आता है, ये जो रेडियस का फॉर्मूला आता है, आपने कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा होगा कि ये होता है mv/qb। ओके, सो हमने यहां पे, ओके, तो अब प्यारे बच्चों यहां पे अब क्या है, mv की जगह पे हम चाहें तो qvbr लिख सकते हैं। तो जरा देखिए, ये है जो mv, क्योंकि यहाँ पे ये वैलिड बताया है, ये बोहर्स क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला होता है ये। ओके प्यारे बच्चों, जरा देखिए, तो फिर यहाँ पे mv की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं qbr, दिस इज वन मोर r, ओके, nh/2 तो q यहां पे जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, b r² nh/2 और उसके बाद मैं इसको देखूंगा तो ये आएगा nh/2
ई बी, और ये बनेगा स्क्वायर रूट के अंदर। प्यारे बच्चों, इस तरीके से रेडियस आ गई। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेड में रेडियस क्या रहेगी इसकी, देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए तो भैया ग्राउंड स्टेट के लिए हम n इक्वल टू 1 लेते हैं ना, तो फर्स्ट एक्साइटेड के लिए हम 2 लेते हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए तो आप ले लीजिए n इक्वल टू 2। तो जरा देखिए रेडियस कितनी हो रही है यहाँ पे, 2h अपॉन 2 पाई ई बी, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे रेडियस बनेगा r इक्वल टू h अपॉन पाई ई बी। इस तरीके से ये हमारा आ गया आंसर। ओके, तो ये मैच कौन सा कर रहा है, h अपॉन पाई ई बी, h अपॉन पाई ई बी, ये है रहा आंसर आपका। ओके, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला जा रहा है कि एक प्रोटॉन है जो कि अनडिफ्लेक्ट, ओके, अनडिफ्लेक्टेड है किसी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने पे। जरा देखिए, प्रोटॉन इज मूविंग अनडिफ्लेक्टेड इन ए रीजन क्रॉस्ड अंडर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट कांस्टेंट स्पीड। भैया कांस्टेंट स्पीड भी दे रखी है, तो कांस्टेंट स्पीड इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अब दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो वेलोसिटी सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। तो वेलोसिटी सेलेक्टर क्या कहता है, ये होता है E अपॉन बी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में और मैग्नेटिक फील्ड बी में किसी चार्ज को फेंको, ओके, तो ये चार्ज है ना, ये चार्ज फेंकेंगे तो ये स्ट्रेट चला जाएगा, जबकि आपको वेलोसिटी इसके रेशियो के बराबर लेनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से बंद कर दिया जाता है। तो मैं जरा इस कॉन्सेप्ट बना लेता हूं, ये है चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड बी में, जो कि मैं अभी इन्वर्ट बना रहा हूं, क्रॉस इसे डिनोट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी में जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस पर फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर ऊपर की ओर लगेगा ना, इसको मैं कहूंगा मैग्नेटिक फोर्स। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड ले लो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लेने पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे डाउनवर्ड ले लो, एफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लेने पे ओके, तो ये सीधा ही निकलेगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर है, तो जिस गति से फेंका वो कांस्टेंट रहेगी, इसी को वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं। तो ये वेलोसिटी दे रखी है। अब क्या कह रखा है, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ हो गया तो E इक्वल टू 0, तो यहां पे ये फोर्स ही नहीं रहेगा। तो प्रोटॉन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, जब फोर्स नहीं रहेगा तो ये प्रोटॉन ऐसे करके चक्कर लगा लेगा, ओके, इस तरीके से घूम जाएगा। अंडरस्टूड? ये वाला प्रोटॉन ऐसे करके ऊपर घूम जाएगा, यूं इस तरीके से चक्कर लगा लेगा। तो ये पिछले क्वेश्चन में मैंने कौन सा बताया है, ये जो फोर्स लगता है ना, इस तरीके से लगता है, उंगलियों को ऐसे रोटेट राउंड कर दो, ये V है, ये B की तरफ कर्ल कर दो, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो हर बार वही फोर्स आएगा, बार बार इधर की तरफ सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, जो कि सेंट्रिपिटल का काम करेगा। आप अपनी उंगलियां स्ट्रेच करिए V की तरफ, हर बार V ऐसे रहेगा, और उंगलियां स्ट्रेच करके V की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड B की तरफ कर्ल करिए, थंब देखिए जरा किधर जा रहा है, तो हमेशा सेंटर की ओर जाएगा ये वाला। तो ये जो फोर्स होता है सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करेगा यहाँ पे, और ये रोटेट कर जाएगा सर्कुलर पाथ पे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, प्रोटॉन मूव सर्कुलर पाथ पे कर गया, जिसकी रेडियस भी दे रखी है, ओके, 2 सेंटीमीटर। तो मैं जरा रेडियस का फॉर्मूला लिख देता हूं, अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी लिखा है कि ये होता है E इंटू बी, प्रोटॉन पे चार्ज मैंने E लिया है, E लिख देते हैं यहां पे, ओके। तो रेडियस इक्वल टू m इंटू वी, दिस इज E, B हम यहां से पता करेंगे, तो ये हो जाएगा E अपॉन वी, सो दिस इज E अपॉन वी, V जब ऊपर जाएगा तो ये स्क्वायर पहुंच जाएगा, ओके। ये मैंने पुट कर दिया किसमें, इस इक्वेशन 1 में। तो अब यहां पे हमें
सारी चीजें हमें गिवन है और हम यहां से ई भी निकाल सकते हैं एम वी स्क्वेयर अपॉन ई इंटू आर करने पे। तो देखिए जरा मास मास भी यहां पे दे रखा है प्रोटॉन का, ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। वेलोसिटी ये कितनी दे रखी है, ये वाली वेलोसिटी हो गई 2 इंटू 10⁻5 अपॉन, अब जरा देखिए यहां पे E हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ पे रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है, जिसको मैं मीटर में ऐसे करके लिख दूंगा। जरा आपसे कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे दिस इज द 2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, दैट इज द आंसर। ओके प्यारे बच्चों, अब जरा बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए जरा। इसमें कह रहा है कि दो लॉन्ग पैरेलल वायर हैं, एक्स और वाई नेम है इनके, सेपरेटेड बाय 6 सेंटीमीटर पर ये रखे हुए हैं। कैरी करंट 5 एम्पियर एंड 4 एम्पियर, ऊपर जा रहा है 5 एम्पियर, नीचे आ रहा है 4 एम्पियर, अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये पी पॉइंट है जो कि वाई वायर से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। अब हमें इस पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है जो कि इतना होगा, तो एक्स की जगह पे क्या आएगा हमें ये बताना है। प्यारे बच्चों यहां पे म्यू नॉट भी दे रख, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई भी दे रखा है, ये इक्वल टू साइन इसके बीच में है म्यू नॉट के बाद। ओके ये भी दे रखा है। अब जरा देखिए एक वायर के कारण, देखो ये जो एक्स वायर है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे तो इनवर्ड होगा, और ये जो वाई वायर है इसके कारण में, ये तो एक्स के कारण हो गया, और जो वाई वायर है इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा वाई वायर के कारण। ओके तो जरा देखिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तो 4 एम्पियर ही बनाएगा क्योंकि पी पॉइंट के नजदीक है। जरा देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ये जो एक्स वायर के कारण है, ओके इसके कारण क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर मतलब यहां एक्स वायर से ये कितनी दूरी पे है 6 एंड 4 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया इनवर्ट। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव ले रहा हूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड देखिए जरा, तो इसको मैं घटाऊंगा नेट मैग्नेटिक फील्ड की, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर यहां से 4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मैं साथ ही साथ मीटर में बदल लेता हूं -2। ओके तो यहां से आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा, ये 5 टू जा 10 ऊपर जाएगा तो 100 अपॉन 4 पाई इंटू म्यू नॉट, माइनस ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, ये भी ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे 2 का तो ये 200 और ये 4 पाई। ओके ये म्यू नॉट है ही। अब प्यारे बच्चों जरा इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये आएगा -100 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है 10⁻⁻7। तो यहां पे जब देखेंगे तो -1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो प्यारे बच्चों नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आउटवर्ड होगा, तो मैं नेगेटिव साइन हटा के और लिख दूं आउटवर्ड तो चलेगा, ऐसे करके आउटवर्ड। ओके तो यहां पे x की जगह पे क्या आ रहा है, बताया है क्वेश्चन में कि ये तो x इंटू 10⁻⁻5 है, तो x की जगह पे ये 1 है, तो प्यारे बच्चों ये आंसर आ गया हमारा x = 1। ओके अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फिफ्थ क्वेश्चन में एक गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका टॉर्सनल कांस्टेंट, ओके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, और इसकी डायरेक्शन डायमेंशन पूछिए। सो टॉर्सनल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो C = टाउ अपॉन थीटा। ओके तो कितना एंगल रोटेट करने पे स्प्रिंग को उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क थीटा एंगल पे कितना रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाता है। तो टॉर्क की जो डायमेंशन होती है
वो होती है ml2t-2, और इस एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो मैं इसे डायरेक्ट 1 लिखूंगा। तो ml2t-2, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है जी। दूसरा देखते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि करंट सेंसिटिविटी जो होती है वो होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और यहां पे से ये बनता है एन बी ए अपॉन सी, इसका फॉर्मूला ये निकल के आता है। तो प्यारे बच्चों यहां पे बोला है कि इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरली द इंक्रीज द वोल्टेज। ओके, तो अब यहां पे जरा देखिए, इंक्रीज द करंट, इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरीली इंक्रीजिंग द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो प्यारे बच्चों ये तो करंट सेंसिटिविटी के बारे में मैंने बताया। अब जरा वोल्टेज सेंसिटिविटी देखिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या कहती है, इसका फॉर्मूला आता है वोल्टेज पर यूनिट डिफ्लेक्शन करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसको आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला आएगा बी एन ए अपॉन आर सी, अपॉन आर सी। ओके, तो प्यारे बच्चों आप जरा देखेंगे ना, तो एन बी ए अपॉन आर सी का मतलब एन बी ए अपॉन सी, ये तो करंट सेंसिटिविटी हो गया ना। देखो एन बी ए अपॉन सी, यहां से ये तो करंट सेंसिटिविटी हो गया। जब करंट सेंसिटिविटी हो गया तो अपॉन में रेसिस्टेंस बचा। तो अब ये कह रहा है कि क्या अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ये करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो इंक्रीजिंग करंट मे नॉट नेसेसरीली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये कह रहा है ये जरूरी नहीं है कि अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाए। तो बात तो सही है, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी इस रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है। अगर रेसिस्टेंस भी बढ़ गया तो फिर तो इसे डिक्रीज होना ही पड़ेगा ना। तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी इसके रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है। तो बात इसने सही कही, मे नॉट नेसेसरीली। तो ऑप्शन यहां पे बी भी ठीक है। अब जरा बात करते हैं सी की। तो जरा सी में देखिए, सी में ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, ओके, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब सी में देखिए, सी में बोल रहा है कि इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स टू डबल वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल्स। ओके भाई, ये तो सरासर गलत हो गया ना। कैसे? क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी अभी अभी मैंने बताया ये होती है एन बी ए अपॉन आर सी। जब आप इसको बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दोगे, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल थोड़ी ना होगी, क्योंकि नंबर बढ़ाने पर टर्न्स के, मान के चलो ये कॉइल है, इसके टर्न्स बढ़ा दो, तो भाई साथ ही साथ इसकी लेंथ भी तो बढ़ रही है। लेंथ बढ़ रही है तो इसका रेसिस्टेंस भी इफेक्ट होगा, तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये तो जरूरी नहीं है कि भाई डबल ही बढ़े। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल बढ़ा रहे हो तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन, क्योंकि इसके साथ साथ इसका प्रभाव आर पे भी पड़ेगा, एन बढ़ने पे आर भी बढ़ जाएगा, तो जरूरी नहीं है डबल हो जाए वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसका ऑप्शन डी हो गया गलत। ओके, ऑप्शन डी को मैं यहां पे गलत लगा देता हूं, ऑप्शन सी को गलत लगा देता हूं। अब जरा डी की चर्चा करते हैं। इन द डी स्टेटमेंट यू लिसन व्हाट इज गिवन। Moving coil galvanometer can be converted in emitter by introducing shunt of large value in parallel with galvanometer। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन में बोला है कि ये शंट है ना, ये लार्ज रेसिस्टेंस का होता है। तो भाई ये तो सरासर गलती है ना, शंट तो हमेशा वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस होता है। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो हम यहाँ पे डी को कतई नहीं मानेंगे कि ये सही है, ये गलत ही रहेगा। ओके, अब जरा देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका जो ई है, ई में देखिए करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स इनवर्सली और नंबर ऑफ टर्न। भाई इनवर्सली कहाँ कर रहा,
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो करंट सेंसिटिविटी है, देखिए जरा, ये वाला फॉर्मूला ऊपर पहले ही लिख रखा है मैंने। ओके, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थोड़ी ना है नंबर ऑफ टन्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये जो डी भी रॉन्ग हो गया ऑलरेडी, और ये ई भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो ये यहाँ पे ई भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन ए और बी सही होने चाहिए, ऐसा कौन सा है? ऐसा तो फर्स्ट ऑप्शन है ये, तो यही होगा आपका आंसर। ओके, जरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन में आपको गैल्वेनोमीटर दे रखा है, इसका रेसिस्टेंस है 30 ओम और नीड 20 मिली एम्पियर ऑफ करंट ऑफ फुल स्केल। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसको फुल डिफ्लेक्शन में लाने के लिए 20 मिली एम्पियर चाहिए। तो इसका मतलब हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट पता है, ये हो गया 20 मिली एम्पियर, इतने पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। रेसिस्टेंस इसका G इक्वल टू 30 ओम है। अब मैक्सिमम करंट कितना हमें मेजर करना है? 3 इसी गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर में ही बदलना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए एक छोटा सा रेसिस्टेंस लगा देते हैं। ओके, तो मैं इसका जरा प्रिंसिपल की चर्चा कर लूं, तो ये रेसिस्टेंस हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे ये वाला गैल्वेनोमीटर ऐड करूंगा इस तरीके से। ओके, गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे ऐड करने के बाद, तो लीजिए, ये एक रेसिस्टेंस मैंने जोड़ दिया, ये गैल्वेनोमीटर है। अब ये एक वायर है, इसमें करंट जा रहा है, ये आई। तो गैल्वेनोमीटर को जितना ले सकता है वो मैक्सिमम ले लिया, बचा कुचा इस छोटे से रेसिस्टेंस, मैं इसको कह रहा हूं आर एस, संट वायर भी बोल सकते हो, छोटा सा रेसिस्टेंस है ये। तो बचा कुचा करंट इधर चला जाएगा, जिसे आई माइनस आई जी बोल सकते हैं। इसका रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का ऑलरेडी गिवन है, ये है 30, जी इक्वल टू 30 ओ। ओके, तो हमें ये बताना है कि इसको द रेसिस्टेंस ऑफ शंट जो इसमें जो ऐड करेंगे वो कितना आ रहा है? 30/x आ रहा है, तो x की जगह क्या आएगी? तो चलो भैया ऐसे जरा पता करते हैं। तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये है कि, ओके, कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो वोल्टेज है इस टर्मिनल के, मैंने रेड टर्मिनल बना दिए ये और ये। ओके, ये इस जगह के वोल्टेज चाहे अक्रॉस आर एस हो, ओके, चाहे अक्रॉस गैल्वेनोमीटर हो, बराबर रहेंगे। ओके, तो जरा देखिए, इधर अक्रॉस आर एस वोल्टेज हो गया V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला से, आई आर, और इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस आई जी इंटू आर, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, मैं इसे डायरेक्ट 30 लिख देता हूं। सो ये हमें कितना मेजर करना है भैया? ये हमें मैक्सिमम करंट मेजर करना है 3 एम्पियर। तो लो जी, 3 माइनस आई जी, यहाँ पे 20 मिली दे रखा है, 10 टू द पावर -3 करके लिखना पड़ेगा। और ये आर एस कितना है? ओके, अब आर एस जरा देखेंगे तो ऑलरेडी हमें ये निकालना ही है। आई जी को हमें दे रखा है यहाँ पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन 20 मिली एम्पियर। सो 20 मिली एम्पियर का मतलब होता है 20 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 30। ओके, अब जरा देखो, 3 माइनस, अगर 1000 का 20 में डिवाइड देंगे तो 0.02 बनेगा ये यहाँ पे। ओके, और ये आर एस यहाँ पे कि 101020 हो गया, तो यहां से एक -1 ही बचेगा, तो 6/10। तो मैं इसे 0.6 डायरेक्ट कैलकुलेट करके यहां पे लिख देता हूं, 0.6। अब जरा देखिए, अब यहां पे हो गया 2.98 आर एस, 0.6। अब आर एस की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0.6/2.98। ओके, जरा इसे सॉल्व करिए। तो अब इसे देखो जरा, 30/x बोला जा रहा है,
ओके, तो अब इसे 30/x बनाने के लिए, ओके, अब जरा इसको 30/x बोला जा रहा है तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। x आएगा 2.98 इंटू 30/0.6 और ये बनेगा 149। सो x की वैल्यू आ गई 149। प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर है। ओके, अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है कि एक करंट स्क्वायर लूप की एक साइड में इतना जा रहा है, तो भैया एक स्क्वायर लूप ही बना लेते हैं यहां पे। तो ये हो गया एक स्क्वायर लूप। ओके, और इसकी एक साइड में जो करंट है वो भी यहां पे दे रखा है, तो ये करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप। सेंटर, ओके, तो ये करंट ऐसे घूमेगा बाय यूजिंग द राइट हैंड कर्ल रूल। आप देखोगे यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे बनेगा। तो प्यारे बच्चों, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एक साइड के कारण, सारी साइड भी इनवर्ड बनाएंगी। ओके, चाहे साइड मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी, सभी साइड्स इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी इसके सेंटर पॉइंट पर। तो वही मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है और P की वैल्यू निकालनी है। ओके, यहाँ पे कुछ दे रखा है तो P की वैल्यू निकालिए जरा। कैसे निकालेंगे, तो पहले एक साइड देख लीजिए, जैसे AD है, A और D, ये A और ये D, इस तरीके से इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे एक साइड का निकाल लीजिए। तो आप देखोगे ये इससे मैच कराऊं, ये इससे मैच कराऊं, तो ये मैंने दो लाइन खींच ली। एक्चुअल वार तो ये स्क्वायर है, ये तो सिर्फ सिंपल लाइन है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये एंगल 45 हो रहा है और ये एंगल 45 हो रहा है। तो इस एक साइड के कारण ये फाइनाइट वायर का कॉन्सेप्ट बनेगा। एक वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, वो साइन, ये वाला एंगल 45, ये वाला भी साइन 45। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया ए डी साइड के कारण। तो लेकिन साइड तो चार है यहाँ पे, सबके कारण सेम डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं 4 टाइम्स यहाँ पे ले लूंगा। तो 4 इंटू 10⁻⁻7 करंट यहाँ पे ऑलरेडी हमें कितना दे रखा है 5 एम्पियर। और यहाँ पे डिस्टेंस, प्यारे बच्चों, ये वाली डिस्टेंस है ना यहां से और यहां तक की, ये वाली डिस्टेंस को मैं डी कहते हैं। और डी यहाँ पे कितना दे रखा है, ये स्क्वायर लूप की साइड है 1/√2, टोटल साइड है ये हो गई 1/√2, तो इसका भी आधा हो जाएगा 1/2√2। सो 1/2√2, ये sin 45 ये होता है 2/√2। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा √2 और यहाँ पे 4 16 और 5 80 इंटू 10⁻⁻7 आंसर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखोगे 8 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला आप इसे लिख सकते हो, और ये आ रहा है P इंटू 10⁻⁻6 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसका मतलब P की जगह पे 8 होना चाहिए, यही आपका आंसर है। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं जरा। एसर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें एसर्शन दे रखा है एन इलेक्ट्रॉन इन ए सर्टेन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड is moving a constant velocity in a straight line path। एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के, ओके, मैग्नेटिक फील्ड में एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे घूम सकता है। हाँ जी, घूम सकता है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ये चार्ज है ना, इस चार्ज को इधर फेंक दो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है, तो इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। ओके, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा जो किसकी डायरेक्शन चेंज कर सके। F = Q V B और साइन 0, तो फोर्स ही नहीं लग रहा ना डायरेक्शन चेंज करने वाला, तो ये घूम सकता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होता।
अब इसमें कह रहा है रीजन, मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी सही बात है ना, वही मैंने रीजन जो बोला, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो कोई इसका डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन करने के लिए फोर्स नहीं लगेगा, ये इसका रीजन दे रखा है। तो भाई एसर्शन भी करेक्ट और रीजन भी करेक्ट। ओके, तो जहां पे रीजन ए लिख रखा है वैसे आर होता है ये। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन में यहां पे क्या रखा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऐसे बना लेता हूं मैं, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ओके, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, रेडियस इसका ए है यहां से यहां तक, और करंट इसमें आई जा रहा है। ओके, तो एक तो ये सॉलिड वायर है, तो इसमें करंट ऐसे ऊपर की तरफ मैं निकाल रहा हूं, यूं ऊपर की तरफ ऐसे करंट जा रहा है। ओके, करंट जा रहा है। द प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड बी विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। तो देखो भैया यहां पे कहीं इसके सेंटर है ना, ऐसे करके ये सेंटर, सो यहां इससे आर दूरी पे इसके अंदर और आर दूरी पे इससे बाहर मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है इसमें। तो जरा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड होता है ना, इनसाइड, इनसाइड आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पर लेकिन ये आर छोटा होना चाहिए रेडियस से। ओके, अब आउटसाइड जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है, जबकि यहाँ पे आर क्या होना चाहिए, आर के, ये है कॉन्सेप्ट। ओके, तो जरा देखिए, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हो गया। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और हियर बी इस तरीके से हो जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ओके, जरा देखिए नेक्स्ट। अच्छा, ये हॉलो वायर तो नहीं है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ए कैरीज करंट, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ए कैरीज करंट आई, भाई पूरे से ही करंट जा रहा है, सॉलिड वायर, एकदम करेक्ट। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, टेंथ। टेंथ में बोल रखा है कि एन इक्वली स्पेस्ड चार्ज ऑफ ईच वैल्यू क्यू। तो देखो ये क्यू, ये क्यूब, ओके ये क्यूब, ये सारे चार्ज है ना ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं यूं करके। ओके, और जब ये चार्ज रोटेट कर रहे हैं, इनकी एंगुलर वेलोसिटी भी दे रखी है आर। बिगर एम्पीरियन लूप बी एनक्लोज होल सर्किल। तो ये एक बड़ी वाली एम्पीरियन लूप है ना, ये जो दे रखी है, भाई इस एम्पीरियन लूप में जितना करंट इधर साइड में जा रहा है ना, उतना ही करंट इधर साइड में जाएगा, क्योंकि चार्ज इधर भाग रहा है, चार्ज इधर जा रहा है, क्योंकि इस सर्किल पे चार्ज रखे हैं, सर्किल घूम रहा है ना पूरा का पूरा, ये सर्किल ही पूरा का पूरा घूम रहा है। इधर चार्ज आएगा, इधर चार्ज आएगा, तो जितना करंट इनकमिंग उतना ही करंट आउट गोइंग। तो भाई इस बी वाले से तो करंट जो पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है जो बी से, वो तो जीरो हो गया। ओके, अब जो करंट पास हो रहा है ए से, जरा ए के लिए देखिए, ए तो ये है ना ये वाली, अब ए से कितना करंट पास हो रहा है, तो ए में क्या है, ये सारे के सारे चार्ज एंटर होंगे ऐसे करके, फिर घूम के दोबारा आ जाएंगे। तो करंट थ्रू ए विल बी व्हाट, चार्ज अपॉन टाइम, और ये कितना टाइम ले रहे हैं एक चक्कर पूरा करने में, Q अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा तो दे रखा है ना ये, तो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, चार्ज पूरे n है ना, तो n क्यूब हो जाएगा टोटल चार्ज, सो n क्यूब ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओके, तो अब इसका इसका पूछा है यहाँ पे डिफरेंस आई ए माइनस आई बी, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है आई ए माइनस आई बी कितना होगा, एन क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई माइनस जीरो,
यही हो गया आंसर, एन क्यू बी, एन क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। जरा देखिए 11th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉट लास्ट मतलब 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टाइटली वाउंड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड है, इसमें मैं करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो भैया सोलेनॉइड कुछ ऐसे करके होता है, ओके, और इसमें करंट फ्लो करा दिया, तो करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे करके, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो भैया ऐसे होगी इसमें। अब वो कह रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज जब सर्कुलर मोशन कर रहा होता है ना, ऐसे करके कोई मान के चलो चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी जो रेडियस होती है, उसकी रेडियस होती है जो, सो रेडियस का फॉर्मूला तो एम वी अपॉन क्यू भी होता है, और लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है इसमें सर्कुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा चारों ओर, इसके अंदर सॉलिनॉइड गई हूं, तो अब रेडियस उसकी इतनी हो जाएगी, मास इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, ओके, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। इसमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ टन्स पर मीटर इन सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टन्स पर मीटर इन सोलेनॉइड, स्मॉल एन की वैल्यू पूछी है, स्मॉल एन की वैल्यू यहां पे पूछी जा रही है। तो भैया ये क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इसमें क्या क्या दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है 75 नैनो सेकेंड, 75 नैनो सेकेंड दे रखा है, जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है ना उसका टाइम पीरियड। तो भैया टाइम पीरियड जो होता है ना वो होता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है इसका, तो T इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, सो r की वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी, तो v से v कैंसिल, तो इस तरीके से आ जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये अब जरा देखिए यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई, हो गया। ये टाइम पीरियड यहाँ पे दे ही रखा है, ये ऊपर से देखेंगे तो 75 नैनो सेकेंड, सो 75 नैनो सेकेंड मीन्स 10 टू द पावर -9, 2 पाई मीन्स 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो जरा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर -31 अपॉन ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, स्मॉल एन हमें पूछा जा रहा है, आई जरा कितना दे रखा है, करंट इसमें ऑलरेडी 1.5, तो 1.5 यहां पे रखिए, इस एन को इधर लेके आइए, जरा सॉल्व करिए, देखिए जरा 250 आंसर आ रहा होगा, यही हो गया आंसर, ओके। प्यारे बच्चों, राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट वी विल रीड दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, देखिए जरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लंबा वायर है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ओके, और एक पार्टिकल जिसका मास m है और चार्ज q है, इसको रिलीज किया जाता है a डिस्टेंस पे। तो देखिए जहां पर मैंने एक वायर बनाया हुआ है, ओके, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इस वायर से a डिस्टेंस पे यहां पे एक पार्टिकल जिसका चार्ज m और मास m है, इसको रिलीज किया जा रहा है v वेलोसिटी के साथ, इसमें वेलोसिटी भी बोली गई है v नॉट, ओके, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वायर। तो वायर की डायरेक्शन के अलोंग, तो वायर में करंट की डायरेक्शन ऊपर है, उसी के अलोंग इसको रिलीज किया जा रहा है वी नॉट वेलोसिटी के साथ। पार्टिकल गेट्स अट्रैक्टेड टू द वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। जी हां, जब कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और जो कि उसकी डायरेक्शन बदलेगा उसका मैग्नीट्यूड नहीं। तो
पार्टिकल टर्न्स राउंड, पार्टिकल राउंड करता है। तो देखिए जरा, ये पार्टिकल ऐसे करके यूं घूम रहा है, येलो कलर से मैंने शो किया है। और द पार्टिकल एट एक्स डिस्टेंस ऑफ द वायर, देखिए जरा, एट एक्स डिस्टेंस ऑफ द वायर पार्टिकल की, ओके, वेलोसिटी वही रहने वाली है जो, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पे भी वही रहेगी वी नॉट, ये चेंज नहीं होगी, बस डायरेक्शन चेंज होगी, तो माइनस वी नॉट बोल सकते हैं। तो ये वो डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितनी दूरी पे जाके जस्ट ये यहां से टर्न कर रहा है नीचे की ओर। तो ये एक्स डिस्टेंस है, तो ये एक्स डिस्टेंस पे, जो कि वायर से एक्स डिस्टेंस है, यहां पे टर्न कर रहा है नीचे की ओर, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ऊपर वी नॉट, जस्ट माइनस वी नॉट किस एक्स डिस्टेंस पे हो रही है, ये क्वेश्चन में पूछा है। प्यारे बच्चों, मैं इसे जेई मेंस जनवरी 2025 का सबसे टफ क्वेश्चन के लाइन में इसे रखूंगा। पर लेकिन देखिए जरा, ओके, हम इसकी कैलकुलेशन को बड़े केयरफुली करेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन कैलकुलेशन में लंबा जाता है। तो जरा देखिए इसमें क्या था, क्या बोला है कि पहली बात तो ये है कि जब ये चार्ज मूव करेगा ऊपर की तरफ, तो इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो कि इधर की ओर इसे पुल करता रहेगा हर बार। ओके, तो ये मैग्नेटिक फोर्स होता है F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ओके, ये फोर्स हो गया V क्रॉस B। अगर हम यहां पे बात करें कि V की वैल्यू क्या होगी, तो V की वैल्यू, एक बात तो ये है जरा, एट एनी एक्स जो V की वैल्यू होगी वो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये एट एनी एक्स पॉइंट हमें फोर्स पता चल गया, और एट एनी एक्स पॉइंट वेलोसिटी भी हमें पता चल चुकी है। और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आप जानते हैं कि उस डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। तो एट एनी एक्स हमने फोर्स, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। अगर मैं इसको बोले तो एक्स डायरेक्शन ले रहा हूं, इसको, इस डायरेक्शन को मैं एक्स ले रहा हूं, इसको वाई ले रहा हूं, तो अंदर की तरफ जो डायरेक्शन होगी वो होगी जेड, बाहर की तरफ होगी वो प्लस जेड, और अंदर की तरफ होगी जो माइनस जेड। तो मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड डायरेक्शन की ओर है, तो मैं इसे माइनस के कैप भी लिख सकता हूं अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो। देखिए मैंने सारे ये लोग ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। अब जरा चर्चा करते हैं कि यहां पे ये जो फोर्स है वो कितना निकलेगा, जबकि हमें V पता चल गया और B पता चल गया। अब जरा देखिए, फोर्स यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेगा, ये चार्ज Q है, V मैं यहाँ पे लिख देता हूं वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। ओके, इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैं करूंगा यहाँ पे माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स के कैप। ओके, तो अब यहां पे फोर्स जो बनेगा, अब जरा देखिए यहां पे आई कैप और के कैप का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आता है माइनस जे। आई, लाइक ये आई, ये जे, ये के, आई से जे की ओर जाओगे तो के आएगा, जे से के का मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आई आएगा। और उल्टा करोगे, उल्टा करोगे इस आई का और के का, आई और के का, तो माइनस जे आता है। ये आपको आपके कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में भी आपको पढ़ाया गया होगा। तो माइनस और एक, ये माइनस हो गया, तो इसमें रहेगा, तो इसमें क्या रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ओके, म्यू नॉट आई 2 पाई, और ये क्यू भी रहेगा मल्टीप्लाई में, और ये एक्स नीचे चल ही रहा है, और ये आ गया आई और के, ये होगा जे कैप माइनस जे कैप, और ये ऑलरेडी एक माइनस है, से प्लस बनेगा। तो अब मैंने ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब प्यारे बच्चों, ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे, इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, इसको भी वी एक्स लिख लेना चाहिए यहाँ पे, वी एक्स आई कैप प्लस। अब जरा मैं इसका मल्टीप्लाई के का जे के साथ करता हूं, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये माइनस ही रहेगा। ओके, तो क्यू नॉट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और वी वाई रहेगा ये, और जे और के का क्रॉस करेंगे तो ये होता है आई कैप। तो प्यारे बच्चों, यहां से हमें पता चल गया कि यहां पे फोर्स कितना आ रहा है। तो अब जरा देखिए,
अगर मैं देखूं तो इसमें ये दोनों में कॉमन है, ये वाला टर्म दोनों में कॉमन है, क्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ओके, तो क्या मैं ये भी यहां पे भी ये है। ओके, तो और ये कांस्टेंट भी है, चार्ज कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, म्यू नॉट और 2 पाई सब कांस्टेंट है। तो मैं कांस्टेंट के लिए यहाँ पे सी लिख देता हूं इसके लिए, और इसको मैं और भी आसान बनाता हूं। तो ये हो गया सी वी एक्स अपॉन एक्स आई कैप, ओके, माइनस आई और के। प्यारे बच्चों यहाँ पे जे होगा, अभी मैंने एक मिस्टेक किया, यही मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं आई वाला पहले लिख देता हूं, पहले मैं आई वाला लिख देता हूं। तो ये मैंने सी बोल दिया, अब ये वी वाई रहेगा और ये रहेगा एक्स और ये माइनस रहेगा। अब मैं जे वाला लिख देता हूं, जे वाला तो पॉजिटिव है, ये रहेगा, ये रहेगा यहां से सी वी एक्स अपॉन एक्स जे कैप। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने फोर्स निकाल लिया। अब फोर्स को जरा देखिए, मैं इस फोर्स को लिख सकता हूं एम ए एक्स आई कैप प्लस एम ए वाई जे कैप। यहां से मुझे पता चला कि भैया ए एक्स क्या है, ए एक्स तो माइनस सी वी वाई अपॉन एक्स है, ये एम ए की जगह पे। ओके, और यहां पे एम ए वाई की जगह पे क्या है, सी वी एक्स अपॉन एक्स है। तो प्यारे बच्चों यहां से देखिए ए एक्स क्या बना, माइनस सी वी वाई अपॉन एम एक्स। यहां से ए वाई क्या बना, सी वी एक्स अपॉन एम एक्स। अब यहां से हमें यह बात पता चल गई कि यहां पे ए एक्स और ए वाई कितने हैं, क्या है, ये बात हमें यहां से पता चल चुकी है। अब जरा देखिए इसमें आगे क्या स्टेप लेंगे हम। अब आगे जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे इसकी सेम स्पीड, इसकी सेम रहेगी, मतलब इसके इसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ओके, तो जरा देखिए वेलोसिटी जो रहेगी हर पॉइंट पे वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई स्क्र, वो इसके वी नॉट स्क्र के बराबर रहेगी। जरा डिफरेंशिएट करिए दोनों तरफ। सो 2vx dvx प्लस 2vy dvy, ये इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब यहां से क्या होगा, यहां से आप देखेंगे कि ये vx dvx 2 को कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए 0 में, वो उधर 0 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी वाई डी वी वाई। ओके, अब जरा हमें यहां से क्या करना है, अब जरा यहां से देखिए ये जो अभी मैंने फोर्स का जो यहां से जो एक्सीलरेशन लिखा है ना ए एक्स, इसको मैं फर्स्ट कह रहा हूं, इसको मैं सेकंड कह रहा हूं। इस ए एक्स को जरा दोबारा आइए इसके पास, तो ए एक्स में, ओके, ये थर्ड इक्वेशन कह दीजिए इसे। ओके, अब जरा ए एक्स पे दोबारा आइए, देखो यहां पे ये जो ए एक्स है ना, तो ए एक्स को आप क्या लिख सकते हो, ए एक्स को लिख सकते हो वी एक्स डी वी एक्स अपॉन डी एक्स। ओके, यहां से फ्रॉम फर्स्ट, ये एक्सेलरेशन हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि कितना है, ये है माइनस सी इंटू वी वाई अपॉन एम एक्स। हमें पहले ही यहां पे बोल रखा है कि ये जो हमने पहले ही यहां से पता कर रखा है कि ये जो वी एक्स और ये है ना, ये यहां से हम इधर पुट करेंगे, तो अब जरा क्या बनेगा देखते हैं। वी एक्स डी एक्स ये हो गया माइनस वी वाई डी वी वाई, ओके, अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा इधर माइनस सी वी वाई अपॉन एम एक्स। यहां से
इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सो देखो वी वाई से वी वाई तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। ओके, सो डी वी वाई, दिस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सी अपॉन एम एक्स, इधर आ गया डी एक्स। अब मैं जरा इंटीग्रेट करूंगा दोनों तरफ। ओके, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है एक्स। ओके, तो जब यहां पे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो एक बात तो पता चल रही है कि जब x इक्वल टू यहां पे a है तब वेलोसिटी क्या है v नॉट, और जब x इक्वल टू x हो जाएगा, ये वाला मैं जरा डायग्राम में यहाँ पे x इक्वल टू a है तो इस जगह पे वेलोसिटी v नॉट है, और जब x इक्वल टू x रहेगा तो वेलोसिटी माइनस v नॉट रहेगी। तो अब मैं जरा इसको यहां से ले लेता हूं, x इक्वल टू x पे माइनस v नॉट। ओके, तो अब जरा देखिए, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा -2v0 इक्वल टू सी अपॉन एम, तो कॉमन ही रहेगा। अब ये है हमारा log x। log x को अगर आप इसकी अगर आप मैं ln ले लूंगा, नेचुरल लॉग में चलेगा ln, तो 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। log x का और यहाँ पे लिमिट्स लगाने पे x अपॉन a आने वाला है। ओके, तो अब जरा देखिए, मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे -2mv0 अपॉन सी ln x अपॉन a। अब जरा देखिए, अब मैं जहां इस तरफ इसे सॉल्व करूंगा, येलो कलर से आप आगे मैच करते रहिए, तो अब आप इसको ऐसे लिखोगे ना, जैसे एक फॉर्मूला होता है ना, y इक्वल टू लॉग ई एक्स। ओके, ओके, लाइक दिस, x इक्वल टू वाई, तो e टू दी पावर x इक्वल टू वाई हम ऐसे लिख देते हैं इसको। ओके, तो वही मैं यहां पे करूंगा, e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर, ओके, e टू दी पावर माइनस 2mv0 अपॉन c इक्वल्स टू x अपॉन a। ओके, जरा मैं इसे यहां से सेपरेट बना लेता हूं ऐसे करके। ओके, -2mv0 अपॉन सी एक्स अपॉन a, तो यहां पे x पूछा जा रहा है, तो x इक्वल टू a e टू दी पावर -2mv0, और प्यारे बच्चों c हमने ऑलरेडी यहां पे ले रखा है, कितना c हमने ऑलरेडी बोल रखा था कि हम c को क्या ले रहे हैं, ओके, ये जो इतना है ना, इतने को हम c लेंगे, इतने को हम c लेंगे, ऑलरेडी मैंने बोल रखा है। ओके, तो जरा लिखिए c क्या है, q म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, सो q म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और 2 पाई चला जाएगा ऊपर। तो अब जरा देखिए कौन सा ऑप्शन यहां पे मैच कर रहा है। ओके, 2mv0 2, ओके, सो 2 पाई ये तो 4 पाई हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इसको काट के यहां से 4 पाई लिख देता हूं। ओके, 4 पाई, 4 पाई mv0 अपॉन q म्यू नॉट आई, तो ऑप्शन आया आपका 4 पाई, ये वाला ऑप्शन आया। ओके, ये वाला 4 पाई v0 माइनस 4 पाई q म्यू नॉट आई, तो ये है आपका आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये काफी बड़ा क्वेश्चन था, कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन छोड़ने वाला होता है, जरूरी नहीं है हम उसमें अपना टाइम स्पेंड करें और वो टाइम फिर लौट के नहीं आएगा एग्जाम में, ये टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ कर सकता है क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, जब आपसे क्वेश्चन इजीली नहीं हो रहा है तो मैं तो ये कहूंगा ऐसा क्वेश्चन छोड़ दो, बेटर यही रहेगा। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कहा जाता है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला एक्स परपेंडिकुलर टू ए सर्कुलर कॉपर डिस्क. ओके, सर्कुलर कॉपर डिस्क इज दिस. रेडियस इसकी दे रखी है 20 सेंटीमीटर. ओके, यहां पे 20 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है. डिस्क इज हैविंग यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा इज गिवन 10 पाई रेडियन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर. ओके भाई, ये तो सेंटर के एक्सिस अबाउट ऐसे ऐसे घूम रही है. ओके, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एक्सिस एंड रिम. तो ये तो एक्सिस है और ये है रिम, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस केस में 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर. ओके, EMF will be developed. So B यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी 0.4 टेस्ला. ओमेगा ऑलरेडी गिवन 10 पाई. आर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन 20 सेंटीमीटर. सो 20 अपॉन 100 into 20 upon 100. This zero will cancel this. Okay, this 1 0, this cancelling. Okay, this point you take 1 0 here. So प्यारे बच्चों, when you will solve this, you will get 0.2512 volt. This will be the answer. Okay, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? 0.25, 0.1512. 0.25, where is 0.25? यहाँ कहीं नहीं है. 0.512 इस तरीके से ये नहीं आएगा इसमें. ओके, ऑप्शन सी बनेगा. आप जरा कैलकुलेट करके देखिएगा, आपका आंसर यही आने वाला है. ओके, ऑप्शन सी. ओके, या तो ऑप्शन गलत है और हाँ, ऑप्शन ही गलत है. ये 0.25 ऐसे आएगा 0.2512, तो ये गलत है. 0.2512 वोल्ट. ओके, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा. 14th क्वेश्चन देखिए. 14th क्वेश्चन में बोल रखा है कि बार मैग्नेट है जिसकी टोटल लेंथ भी दे रखी है. ओके, 12. ये बार मैग्नेट की टोटल लेंथ 12 भी दे रखी है. एंड फील्ड एट पॉइंट पी. तो पॉइंट पी तो इसका इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया. और सेंटर ऑफ द ओके, तो ये तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे है ना. पॉइंट बी इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ में कुछ एरर दे रखा है, परसेंट एरर. ये 1% है यहाँ पर. अनसर्टेनिटी इन मैग्नेटिक फील्ड एट पी. तो देखिए, ये तो क्वेश्चन है ना, मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे इतना होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे. ओके, इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब. तो ये जो पोल स्ट्रेंथ है ना, पोल स्ट्रेंथ, इसमें बोला है कि इसमें कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं दे रखी यहाँ पे, तो इसमें तो कोई अनसर्टेनिटी होगी ही नहीं. तो अनसर्टेनिटी है तो सिर्फ इस लेंथ में, जो कि यहाँ पे ये जो डी है ना, ये डिस्टेंस कितनी है डी, तो यहाँ पे आर इक्वल टू डी है. ओके, जो भी लेंथ है यहाँ पे, लेंथ मेजर करने में अनसर्टेनिटी आ रही है, तो अनसर्टेनिटी बी में कितनी होगी, तो लेंथ में, तो डेल्टा, दिस इज 3 डेल्टा आर अपॉन आर. ये डेल्टा आर है ना, ये जो डिस्टेंस जो कि यहाँ पे डी के बराबर दे रखी है, ये एक लेंथ है, और लेंथ में अनसर्टेनिटी दे रखी है 1%. प्यारे बच्चों, जब आपका अनसर्टेनिटी वेरी स्मॉल हो तो डायरेक्ट एरर मेथड लगाओ, ये बेस्ट रहता है. तो ये कितना हो गया, डेल्टा आर अपॉन आर. डेल्टा आर अपॉन आर ये भी एक लेंथ है, और ओके, तो इसमें 1% दे रखा है, तो 1% अनसर्टेनिटी. तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में कितना हो जाएगा, 3%. तो 3% इज द आंसर. ओके, देखिए जरा, इनफाइनाइट वायर है, इसको सर्कुलरली बेंड किया गया है, जिसकी रेडियस ए बनाई गई है, और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है.
फिगर को देखिए जरा, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ वी हैव टू फाइंड। ओके, और ओ इज द ओरिजिन, ओरिजिन ओ ऑफ आर्क। ये जो आर्क है ना, इसका एक सेंटर की तरह है ये पॉइंट ओ। ओके, तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से अगर शुरू करोगे और यहां तक जाओगे तो ये एंगल होता है 270 डिग्री। और 270 डिग्री को अगर आप रेडियन में बदलोगे, ओके, तो ये आएगा 3 पाई/2। ये एंगल ऑफ आर्क हो गया, ये जो आर्क है ना गोल गोल ये वाली, बस इसका एंगल पता चल गया। ओके, अच्छा, अब एक जरा देखिए पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे ये जो वायर है ना यहां से लेके यहां तक सेमी इनफाइनाइट वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और एक ये वायर इधर जा रहा है, ये वायर भी इस पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट ही है कि मैग्नेटिक फील्ड सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण क्या होता है। तो मैं इसको कह रहा हूं B1। अगर आप इधर की तरफ फिंगर्स करोगे, इधर की तरफ थंब करोगे, ओके, तो ये कर्ल इनवर्ड होगा ना पॉइंट ओ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा इस वायर के कारण, इस वायर के कारण। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, तो मैं इसको लिखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये डिस्टेंस डी है ना, इसको ए लिखते हैं। ओके, डिस्टेंस ए, ये ए है गिवन। ओके, तो ये हो गया इनवर्ट। अच्छा, जरा आप देखिए इस सर्कुलर आर्क के कारण, इस आर्क के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इनवर्ट ही होगा। वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई/a इंटू फाइव। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई/a, फाइव यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, 3 पाई/2। पाई पाई कैंसिल्ड, 4 2 8। ओके, सो म्यू नॉट, ओके, म्यू नॉट ये 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 ए। बी थ्री क्या होगा, इस सेमी इनफाइनाइट ये वाला वायर है ना, तो ये तो इसके जस्ट पीछे आता है ना, तो अलोंग द वायर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ओके, तो अब जरा देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी नेट। सारे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। ओके, ये भी इनवर्ड ही है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। ओके, सो म्यू नॉट आई अपॉन ए कॉमन आएगा, और 4 पाई भी कॉमन आएगा। ओके, यहाँ पे पाई में मुझे भूलना नहीं चाहिए, ये पाई हो गया। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ से कॉमन आएगा, सो 3/2। तो एक तो यहाँ से कॉमन बचा, 3/2 यहाँ से बचा, और ऑलरेडी ये 1 है, कितना हो गया 5/2। ओके, यहाँ से कोई प्रॉब्लम? तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा मैच कर रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है। ओके, ऊपर साइड में यहाँ से पाई, अरे हमें ना अगर यहाँ से पाई लिख रहे हैं तो ऊपर भी तो पाई लिखना पड़ेगा, तो ये कैसे कैंसिल? तो भाई इसे कैंसिल मत करो, है ना, कैलकुलेशन में इसको कैंसिल मत करो, ऊपर भी पाई लिखो और नीचे भी पाई लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो सो ये हो जाएगा 3 पाई म्यू नॉट अपॉन 8 पाई/a। ओके, तो यहां पे पाई रहने दो, इस तरीके से ही आएगा। 3 पाई म्यू नॉट आई मैंने कॉमन ले लिया, 3 पाई/2 बचेगा इससे, और उधर ये 1 रहेगा। तो आंसर इसमें क्या आ रहा है, ऑप्शन इज द डी, नॉट डी, 3 पाई +1 है ना, तो ऑप्शन ये आएगा आंसर, ये नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। 16 क्वेश्चन कहता है एक कंडक्टिंग बार मूव्स ऑन टू कंडक्टिंग रेल्स। ओके,
तो ये कंडक्टिंग बार है, ओके, और ये 2 कंडक्टिंग रेल्स हैं, इनके बीच में ये मूव करता है, ओके, और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इनटू द पेज, इनवर्ट जा रहा है ना पेज में। द बार स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम वर्टेक्स, यहां से बार स्टार्ट होता है, ओके, वर्टेक्स से। तो यहां पे टाइम बोल रहा है 0, तो विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी यहां से कांस्टेंट, जो भी वेलोसिटी रहेगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ओके, और वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब ये बोल रहा है कि किसी भी टाइम टी पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ओके, वो इस तरीके से होगा, ये जो रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू बतानी है। जरा देखना प्यारे बच्चों, मान लो कि ये वी वेलोसिटी से जा रहा है और टी टाइम पे वो यहाँ पे पहुंच चुका है, तो ऑब्वियसली उसने यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी। सो ये डिस्टेंस करी होगी उसने v इंटू टी, और यहां से ये वाला और ये वाला, ओके, ये 30 डिग्री एंगल है, ओके, आप यहां से और ये वाला 30 डिग्री एंगल मान लीजिए, ओके, 30 डिग्री एंगल आप मान लो। यहां से मान लो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल सा बन रहा है, इस तरीके से मान लो, तो ये सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये सामने वाली साइड हो जाएगी 10 30 से आप करके देख लीजिए। सामने वाली साइड को मैं कह रहा हूं, ये इसको मैं कह रहा हूं, ओके, एल नॉट, ओके, तो ये एल नॉट अपॉन वी टी, तो यहां से ये एल नॉट कितना आ गया, वी टी अपॉन √3, क्योंकि 10 30 1 अपॉन √3 होता है। तो ये यहां से लेके यहां तक की डबल डिस्टेंस हो गई ना 2L नॉट, तो 2L नॉट कितनी होगी, मल्टीप्लाई करो तो ये टोटल डिस्टेंस पता चल गई। अब ईएमएफ होता है, वो तो होता है बीवीएल, बीवीएल, एल मीन्स ये टोटल 2L नॉट। तो अब यहां से बी है, वी है, और एल यहां से देखो जरा, ये एल है 2L नॉट, तो 2L नॉट का मतलब 2 वी टी अपॉन √3। सो यहां पे बना E इक्वल टू, यहां पे बना E इक्वल टू 2 अपॉन √3 बी वी स्क्वायर 2 टी। सो E तो यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी आ रहा है ना, तो जरा देखना टी के ऊपर पावर यहां पे क्या है 1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यही आपका यहां पे आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और इसमें स्टेडी करंट आई जा रहा है, ओके, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड across the cross section, okay, current is uniformly distributed across the cross section, current uniformly distributed दे रखा है, a distance is from the center or of the wire cross section at which magnetic field inside or outside the wire is half of the maximum possible magnetic field। तो कोई ऐसा पॉइंट बताना है, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो, जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होगा। तो जरा सबसे पहले देखिए, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल कहां पे होगा, वो सरफेस पे होगा। वो कहां पे होगा, एट सरफेस। मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड विल बी एट सरफेस, ओके, और सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आपको बता दूं, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πa, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब जरा देखिए इनसाइड केस में आते हैं पहले। इनसाइड में वो बताना है, वो डिस्टेंस बतानी है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस बी मैक्स का आधा होगा। तो बी मैक्स का आधा जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड मान के चलो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई आर अपॉन 2πa², ए रेडियस होती है, ओके, यहां पे ये फॉर्मूला होता है इनसाइड
मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है ना वो इतना होना चाहिए, हाफ ऑफ द मैक्सिमम। ओके, तो जरा यहां से जब आर निकालोगे, ओके, तो ऑलरेडी बी मैक्स में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए दे रखा है, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर दे रखा है, म्यू नॉट आई यहां से कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, ए से एक ए कैंसिल, सो आर यहां पे आएगा a/2। तो इतनी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होगा। अब जरा आउटसाइड का केस देखिए। अब आउटसाइड का केस ये कहता है कि आउटसाइड मान के चलो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो बी मैक्स का आधा होना चाहिए, और बी मैक्स का आधा मतलब म्यू नॉट आई 2 पाई ए इसका आधा, सो इसका आधा का मतलब 1/2। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, सो 1/2 पाई ए म्यू नॉट आई अपॉन 1/2। तो म्यू नॉट आई से ये म्यू नॉट आई कैंसिल, 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल। ओके, यहां से जब सॉल्व करेंगे आर आ गया 2a। इस तरीके से दोनों क्या हो गए हमारे आंसर, इनसाइड और आउटसाइड। ओके, तो आंसर क्या आया, a/2 2a, a/2 2a। क्वेश्चन नंबर जरा 18 देखते हैं। इसमें मैच लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में जरा देखिए, तो मैग्नेटिक इंडक्शन, तो यहां पे इसके यूनिट्स दे रखे हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूनिट होता है वो होता है गॉस। ओके, मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होता है ना H=B/μ, और यहां से इसका यूनिट बनाएंगे तो एम्पियर पर मीटर निकल के आएगा। ओके, तो एम्पियर पर मीटर ये हो गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स का तो वेबर होता ही है, ये सबको पता ही है, और बचा ये मैग्नेटिक मूवमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर, वो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ना Ia, सो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो जरा देखिए, तो इसमें जा रहा है D, इसमें जा रहा है C, इसमें जा रहा है A, और इसमें जा रहा है B। तो यहां से कौन सा आंसर बनेगा, 2 बनेगा। A थर्ड, ओके, B फोर्थ, A थर्ड, B फोर्थ, ओके, C सेकंड और D फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए 200 टन सोलेनॉइड ऑफ रेडियस दिस। सो मैग्नेटिक फील्ड तो दे रखा है इनसाइड ए सोलेनॉइड, और एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है ये, और नंबर ऑफ टन्स की बात करें तो N/L हो जाते हैं, और ये है I। तो प्यारे बच्चों, सो मैग्नेटिक फील्ड 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴, और म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टन्स हो गए 200, और करंट यहां पे भी दे रखा है, ये दे रखा है इतना करंट जा रहा है इस सोलेनॉइड के अंदर। ओके, ये सोलेनॉइड बना दो ऐसे, करंट इसमें 0.29। अब जरा वो कह रहा है नीचे लेंथ है इसकी, तो लेंथ यहां से कितनी बनेगी, लेंथ तो पूछी है, तो सॉल्व करेंगे जरा लेंथ को। लेंथ को जब सॉल्व करके आप निकालोगे तो आप इसे कैलकुलेट करिएगा, तो ये 8 पाई सेंटीमीटर निकल के आएगा, कुछ ऐसा आपका आंसर आने वाला है। ओके, तो जरा देखिए, तो 8 पाई आएगा, तो 8 मैंने लिख दिया आंसर में। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म इस यूनिट से जितने भी क्वेश्चन आए जनवरी 2025 अटेम्प्ट में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो चुका है। ये सीरीज एंड तक चलेगी, कृपया जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।